हम नहीं कहते कि जो CNN कह रहा है उसे आप सही मान लें, लेकिन गलत कहने के लिए किसी को आगे तो आना होगा। इसका खंडन क्यों नहीं हो रहा? सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमें कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है, वो बात क्यों। एक एक करके हकीकतें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब में जिस हीरो को ढूंढा जा रहा है वो है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने राफेल को अपनी अपोजिशन के साथ, अपनी अपोजिशन जमातों के साथ लड़कर एक तवील मार्का आराई के बाद इस डील को किया था और महंगे दामों भी किया था। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी से ये पूछने के लिए दुनिया ढूंढ रही है कि आपने तो 2019 में ये कहा था राफेल होते तो बात अलग होती, लेकिन आज तो राफेल भी थे, लेकिन बात तो अलग हुई है। आपने यहां तक तो सही कहा, लेकिन इतनी अलग होगी कि पूरी दुनिया में ही फैल जाएगी, इसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद भी नतीजा कुछ और होता, तो शायद भी नतीजा कुछ और होता। नाज़रीन, मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बहुत ही समझदार इंसान ने सादा अल्फाज में, देहाती अल्फाज में राफेल के साथ जो कुछ हुआ उसे बयान करने की कोशिश की। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े दिलचस्प थे। उसने कहा कि राफेल 5 साल तक भारत के अंदर कराटे सीखता रहा और जब मुकाबले का वक्त आया और उसे मार्के के लिए मैदान में उतारा गया तो JF-17 थंडर, जो कि इतने अरसे से आराम से बैठा था, उसने अचानक से पिस्तौल निकाल ली और उस पिस्तौल का नाम था PL-15 PL-15 BVR मिसाइल। यानी आप यहाँ से सोचिए कि ये सादा तरीन अल्फाज जो बज़ाहिर एक आम आदमी के मालूम होते हैं, लेकिन इन्होंने कितनी आसानी से पूरी कहानी को कवर कर दिया और जो कुछ हुआ, जो कुछ राफेल के साथ आप बीती हुई, उसे कितनी आसानी से बयान कर दिया। अब यही सवाल भारतीय वजीर आजम से पूछा जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। और यहां तक कि उनके जो तर्जुमान थे, जो कि बार बार पल पल की खबर दे रहे थे कि अब ये हुआ, अब वो हुआ, तो जो मिस्री साहब थे वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। और जब उनसे पूछा गया कि राफेल लड़ाका तैयारों या फाइटर जेट्स जो है 6 की तादाद में पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा कर दिया है और पूरी दुनिया इसके जो है ब्रेकिंग न्यूज बना के चला रही है, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। यानी दूसरे लफ्जों में वो जैसे हम कहते हैं ना कि मैं पूछ के बताता हूं, तो अगर वो बेचारा भी कोई बात कर देता तो शायद मोदी सरकार के लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा हो जाती कि उसी की बातों में कुछ 4 जुमले ऐड करके जान छुड़वा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे का सारा राफेल का मामला, कहानी, दास्तान उसके साथ हुई आप बीती पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी साहब के लिए संभाल कर रखी गई है कि आपने ही बताना है कि इसके साथ हुआ क्या है। और अब आपको कुछ बताते हैं इस हवाले से, क्योंकि ये सवाल आम लोगों के भी हैं, ये सवाल उन अहम तरीन सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ दिफाई शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी ये सवाल है। मतलब ये सिर्फ आप ये ना समझिए कि आम जनता का सवाल है, ये बहुत ही जाने माने और नामवर लोगों और शख्सियात का भी सवाल बन चुका कर रहे हैं कि भारत नैरेटिव के मोर्चे पर पिछड़ गया। जो धारणाएं बनानी चाहिए थी वो मजबूती से नहीं बनी। मोदी के इस फैसले से उनकी टीम सकते में आ गई, पूरा देश सकते में आ गया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही अंदाजा मिल रहा था कि पाकिस्तान भारत के 36 शहरों पर तरह तरह से हमले कर रहा है, लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि नाजरीन 2019 में तो ये तौजीह पेश की जाती थी कि चाहे अभिनंदन की चाय ने पूरी दुनिया में शोहरत तो करवा दी और भारत का एक शुगल तो लगवा दिया,
The tea is fantastic. Thank you. Okay. लेकिन ये कहा जाता था कि साहब देखिए MiG-29 एक बहुत पुराना तैयारा है, 50 साल पुराना तैयारा है। भारतीय लोग ये कहा करते थे कि कम से कम उसे आप ये तो एक रियायत दीजिए कि MiG-21 पुराना तैयारा है और JF-17 आज के दौर की एक लेटेस्ट मशीन आपने बनाई है, तो अगर उसने MiG-21 को गिरा भी दिया है तो ये कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा कारनामा नहीं है, वो एक पुराना जहाज था। हाँ, अभिनंदन को आपने पकड़ा, ये एक अलग बात है। और जब उनसे Su-30 के बारे में पूछा जाता तो वो कहते थे कि हाँ ये भी हमारा फ्रंट लाइन का तैयारा है, बड़ा ताकतवर तैयारा है, लेकिन शायद आपके एयरफोर्स या आपके JF-17 के लिए गुड लक डे था, शायद हमारा पायलट उतना ट्रेन नहीं था, शायद हमारे जो जहाज में कोई फनी खराबी आ गई होगी, इस किस्म का कोई सीन हुआ हो, लिहाजा इसमें भी शक का एडवांटेज आप हमें दे सकते हैं। लेकिन 2025 में आज जब राफेल तैयारों को फिजाओं में भटकने वाले यतीम समझकर J-10C और JF-17 लड़ाका तैयारों ने शिकार किया और जरा सा भी पड़ोसी होने का लिहाज नहीं रखा, तो अब इसके बाद एक नई तारीख रकम हुई है और भारत के तूल अर्ज से ये सदाएं गूंज रही है कि काश राफेल ना होते, काश हमने ये खरीदे ही ना होते, तो कम से कम अब इनका जो जवाब है वो ना देना पड़ता। इस रुसवाई को धोने के लिए न जाने अब कितने पापड़ बेलने होंगे। पहले ही अभिनंदन की चाय ने हमारा जीना हराम कर रखा है और हर तरफ से अभिनंदन की चाय हमारे लिए एक छेड़ का बाइस बन रही है, जिसमें एक बड़ा इजाफा अब इन 6 लड़ाका तैयारों ने कर दिया। Su-30 के साथ तो पहले भी हुआ, आज भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन राफेल हमारा एक सबसे ताकतवर और चुना हुआ योद्धा बनकर पाकिस्तान के सामने गया था और उसके साथ ये होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, असंभव था, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कर दिया है तो अब इसका खमियाजा भी भारत सरकार को भुगतना होगा, जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप J-10C से 5 गुना महंगा तैयारा खरीद रहे हैं, JF-17 से 5-6 गुना महंगा तैयारा खरीद रहे हैं, तो आखिर आपके पास उसके लिए कोई दलील तो होनी चाहिए। जिस तरह से एयर मार्शल ने बताया कि उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने ड्रोनों से आसमान भर दिया था। Our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves. And it was relentless. अगरचे दुनिया ये भी जानती है कि राफेल तैयारों के बाद सिर्फ भारत में ही रंजो गम नहीं है, बल्कि फ्रांस और रूस में भी एक तरह से मलाल पाया जाता है और कहीं न कहीं फ्रांस भी ये सोच रहा है कि काश ये तैयारे ना ही दिए होते, क्योंकि इनकी आलमी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। राफेल एक बेहतरीन तैयारा है और अभी फ्रांस ने जब इसे मिस्र को बेचा, जब इसे कतर को बेचा, भारत से ज़्यादा तादाद में बेचा और उसके बाद UAE ने भी 80 तैयारों का ऑर्डर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया भी दर्जनों तैयारे खरीदने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सऊदी अरब जो यूरोफाइटर टाइफून पहले से ही रखता है, लेकिन उसके जदीद जो वर्जन है अगर उसे ना मिले तो फिर वो भी 200 के करीब, यानी दुनिया की सबसे बड़ी राफेल की डील करने की बातें सऊदी अरब की भी हो रही थी। इस बीच फ्रांस ने गलती कर दी कि 36 राफेल भारत को भी बेचे। सालों की मेहनत, सालों का पैसा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और राफेल तैयारे को बनाने में फ्रांस ने अपनी जिंदगी के कई साल ज़ाया कर दिए और एक अच्छा तैयारा बनाकर दुनिया के सामने रखा, और उसी की वजह से अब जब मलाई खाने का वक्त आया तो ये सानेहा जो है वो राफेल तैयारों के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के मद्दे मुकाबिल पेश आ जाता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपने साथ साथ फ्रांस के अरमानों की नैया भी डबो दी है। और राफेल तैयारों की तबाही पर जो सवाल हैं वो इतने गहरे और इतने अहम इसलिए भी हैं क्योंकि जब राफेल तैयारे आए नाजरीन, तो ये कोई तैयारे की तरह ट्रीट नहीं किया गया इसे, बल्कि इसे बाकायदा तौर पर भारतीय वजीर ने इसकी आरती उतारी, इसके लिए नींबू और नारियल के चढ़ावे पेश किए गए और बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे राफेल कोई आसमानी देवता है या फिर शायद कोई आसमानी बला है, या कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता था कि जैसे भारत ने दुनिया का सबसे पहला और सबसे आखिरी
जो लड़ाका तैयारा है राफेल की सूरत में उसको ऐजाद कर लिया है और अब इस रहती दुनिया तक कोई भी दोबारा लड़ाका तैयारों का मुंह नहीं देख सकेगा। और भारत ही वो वाहिद और फकत वाहिद मुल्क है जिसने राफेल जैसे तैयारे को पा लिया है। कोई इसका हम पल्ला सोच भी नहीं सकता। ये तैयारा जमीन से उड़कर आसमान में चांद पर या मरीख पर भी हमला करने की ताकत रखता है। ऐसी कुछ सोच जो है वो भारतीय अवाम के दिलो दिमाग में डेवलप की गई और यकीनन हर मुल्क अपने तैयारों की तारीफ करता है। पाकिस्तान ने J-10C को खरीदा तो तारीफ की, पाकिस्तान ने JF-17 की भी तारीफ की, लेकिन एक लड़ाका तैयारे की तरह। और इसी तरह राफेल को भारत से पहले कतर और मिस्र खरीद चुके थे, लेकिन उन्होंने भारत की तरह उसकी आरतियां नहीं उतारी थी। और पाकिस्तान तो अपने लड़ाका तैयारों को सिर्फ लड़ाका तैयारे ही मानता है, क्योंकि आइडियोलॉजी का बुनियादी फर्क है नाजरीन। इसको समझना होगा ताकि सवाल पूछने आसान हो, जवाब देने आसान हो। और वो फर्क ये है कि पाकिस्तान या फिर एक मुसलमान की आइडियोलॉजी ये है कि वो एक तैयारे या एक हथियार को नहीं, बल्कि उस तैयारे या हथियार को उड़ाने वाले, चलाने वाले एक शख्स, एक इंसान, एक पायलट या एक फौजी की तरबियत, उसका फरे हर्ब, उसका शौक़ शहादत और उसकी हिम्मत और हौसला और जज्बा ईमानी, इन चीज़ों को भी काउंट करता है। और उसके बाद वो हथियार का नाम लेता है कि कौन से हथियार को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक मुसलमान के लिए बंदूक नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाला फैसला करता है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हथियारों की तादाद को अहमियत दी जाती है, उनकी कीमत को अहमियत दी जाती है, उनकी टेक्नोलॉजी और बनाने वाले मुल्क को भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जाता, उसे भी सामने लाया जाता है और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। राफेल की कीमत या राफेल को बनाने वाला फ्रांस, यानी यही राफेल का एक प्रोफाइल बना रहे थे भारत के अंदर बैठकर। अब यहाँ पे नाजरीन ये बात वाज़ेह थी कि चीन जो है वो J-10C लड़ाका हथियारों को बनाता है, उसके अलावा J-20 भी बना चुका है, J-35 भी बना चुका है। और चीन अगर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत होने का दावा करता है तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई वो चुटकुला नहीं सुनाता, बल्कि चीन ऐसे दावे की हकीकत खड़ी कर चुका है, एक हैसियत खड़ी कर चुका है और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने कद के साथ वो इस दावे को साबित करता हुआ नजर भी आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो राफेल डबल इंजन तैयारा है, 2 इंजनों के साथ वो 24,000 किलोग्राम का कोई वजन जो है वो कैरी करता है। और ये वजन कैरी करते हुए मैक्सिमम स्पीड 2 इंजनों से वो तकरीबन 2100 से 2200 के करीब जो है पर आवर की या फी घंटा की वो अचीव कर सकता है। दूसरी तरफ J-10C है जो एक इंजन के साथ 19,300 किलोग्राम वजन और फिर उसके बाद 2400 किलोमीटर की रफ्तार भी जनरेट होती है, यानी मैक्सिमम स्पीड उसकी लगभग 2300 से 2400 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। और फिर मिसाइलों में अगर देखा जाए तो राफेल का मिसाइल मेटियोर 170 से 200 किलोमीटर की रेंज रखता है, लेकिन JF-17 और J-10C के PL-15 की मिसाइल की रेंज जो है वो बाज माहिरीन 300 तक बताते हैं, यानी 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर पहले ही J-10C और JF-17 राफेल का शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे में फिर कंपटीशन क्या होगा? और भी बहुत सी चीजें कंपैरिजन में हैं, मगर इस वक्त मैं इन दोनों को फुल एंड फाइनल हर चीज के हवाले से कंपेयर नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस हवाले से मेरी बाकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इनके कंपैरिजन को डिटेल से बयान किया गया है। लेकिन मसला ये है कि ये तमाम तरादादो शुमार भारत के सामने रखने के बावजूद भी भारतीय आवाम या भारतीय मीडिया में अंधभक्तों की ऐसी बड़ी तादाद है जो गोदी मीडिया के कहने पर राफेल को आसमान से उतरा हुआ कोई देवता समझकर नाकाबिले शिकस्त तस्वुर करता था। और जब आप इतनी बड़ी तवक्को कायम कर लेते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल एक फाइटर जेट से, महज एक फाइटर जेट से इतना हो, तो तब आपको फिर वो जो खबर है उसकी तबाही की वो हजम करना, उसे दिलो दिमाग से तस्लीम करना आसान नहीं होता।
बहरहाल अब नरेंद्र मोदी इस सवाल से खुद को बचाते फिर रहे हैं। उन्होंने कौम से खिताब किया मगर राफेल तैयारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। आप अपनी कीमती राय इस हवाले से जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।